देश के नेता कहा करते थे 1000 साल लड़ेंगे, कहां खो गए कहीं नजर नहीं आते हैं। और आज के हुक्मरान आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ करके कश्मीर के गीत गा रहे हैं। हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं। क्या कारण है? मैं आज यहां से सीधा सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्ज़ा। आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आप नरेंद्र मोदी की ये तकरीर आज सुन रहे थे जो कि एक जलसे से केरला में खिताब कर रहे थे, और वो मुझे नहीं पता किस हैसियत से और किस कैपेसिटी में वो पाकिस्तान की आवाम से खिताब करने की कोशिश कर रहे थे या उनसे वो मुखातिब हो रहे थे। अगर हम इस समय पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी जो सियासी इंतशार है उसका भी सामना है। एक तरफ PTI ने उनको कॉल दी हुई है कि वो रावण के सामने एहतजाज करेगी, और आज इमरान खान साहब जब कराची में थे तो एक दफ़ा फिर उन्होंने चैलेंज किया है कि उस दिन ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया जाएगा। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर तनहा करने के जो ख्वाब भारत देख रहा है, बार बार वो पाकिस्तान को ललकार रहा है, और इसका एक दफ़ा फिर आदा किया है आज की तकरीर में नरेंद्र मोदी ने। और हमारे मुल्क के हालात क्या इस वक्त इतने नाजुक दौर से नहीं गुजर रहे, या इस वक्त ज़रूरत नहीं है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म कम अज़ कम पाकिस्तान में मौजूद हो। वो यूनाइटेड नेशन में गए थे, खिताब करने गए थे, उन्होंने खिताब कर लिया, उसके बाद वो लंदन तशरीफ लेकर अगर आप तारीख को देखें तो हर किसी भी ऐसे मौके पर किसी भी चैलेंज जब सामने आता है तो नवाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद नहीं होते हैं। इसकी क्या वजूहत है, ये भी अपने जो हमारा पॉलिटिकल पैनल है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट का, उनसे भी जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ डिफेंस एनालिस्ट भी हमारे साथ होंगे जिनसे हम जानेंगे आज की जो नरेंद्र मोदी की तकरीर थी। वो एक तरफ पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे थे, एक तरफ उन्होंने 1000 साल लड़ने की बात भी कर दी, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, दहशतगर्द करार देने की, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जंग का जो रुख था, ये जो तोपों का रुख था, वो उन्होंने कहा कि आइए जी गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ें और देखते हैं कि कौन जीता है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें क्या हैं, मैं जो अपने एक्सपर्ट्स हैं उनका आपसे तारुफ करा देती हूँ, जो हमारे पैनलिस्ट हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। एजाज चौधरी साहब एक्स प्रेसिडेंट हैं PTI के पंजाब के लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फैसल करीम कुंडी साहब सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके साथ साथ फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। डॉक्टर रमेश कुमार PMLN के MNA हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रमेश साहब। और एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, जिससे हम ये चाहेंगे कि अगर वो आज का एनालिसिस दे सके आज की जो मोदी की तकरीर थी। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद चौधरी साहब। अच्छा, शहजाद चौधरी साहब से मैं दोबारा रब्ता करती हूँ। मैं ज़रा कुंडी साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ। ये जो मोदी साहब ने आज बात की है ना कि जी 1000 साल, तो हमें याद है, शायद आपको भी, आपको तो याद ही होगा, पता होगा कि भुट्टो ने एक ज़माने में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये बात की थी कि जी 1000 साल हम उनसे जंग लड़ सकते हैं। आज भारत उठ के हमें ये चैलेंज कर रहा है कि अगर आप हमारे साथ लड़ सकते हैं तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये खुली जंग की धमकी है या इसको हम कुछ और समझें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज मोदी ने एक स्पीच की है जिसमें पाकिस्तान को मुख्तलिफ उस पर उन्होंने चैलेंज किया है और किया है, और पहले से जो है इंडिया पाकिस्तान को चैलेंज करता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि हम सब लोग अगर पॉलिटिकल क्लास हैं, हम इस जंग की मुखालफत करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान पर जंग मुसलत की तो पाकिस्तान इसके लिए फुली तौर पे तैयार है। उस पर ये ना समझे कि पाकिस्तान तैयार नहीं है, और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस के से हट के हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं। और इस हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि दूसरी पार्टी भी नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपनी पाकिस्तान फौज के साथ और इस हुकूमत के साथ इंडिया के खिलाफ जो होगा उस पर। लेकिन दूसरी बात यह है, एक चीज़ मैं साथ साथ करता हूँ। देखिए, आज मोदी ने वहाँ पर स्पीच की है,
यूएन को अगर आप देखें, वज़ीर आज़म साहब ने यूएन में खिताब किया है, उस पर मैं ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन्होंने कौम को एतमाद में लिए बगैर आप गए हैं, आपने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। पार्लियामेंट को और एतमाद में लिया। आज ये होना चाहिए था कि वज़ीर आज़म साहब कम से कम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर पाकिस्तान आते आते ठीक और है। एक मैसेज देते दुनिया को कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं और हुकूमत के साथ हैं। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी आपकी इस जो आपने पॉइंट यहाँ पर रेज किया है। शहजाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद चौधरी साहब, कुछ इंटरप्रिटेशन जो हुई है आज के नरेंद्र मोदी की तरक्की की, कुछ लोगों ने कहा कि जी वो बैक ऑफ हो गए, कुछ लोगों ने कहा कि वो एकदम से भीगी बिल्ली बन गए। लेकिन अगर हम उसका कॉन्टेक्स्ट देखें और जरा उनकी पूरी तकरीर सुने तो वो पाकिस्तान को कई जगह वो पाकिस्तान को ललकार भी रहे हैं, एक दफा फिर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बातें भी कर रहे हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी वो टेररिज्म को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। तो आज की तकरीर आपको लगता है कि जो वो जंगी जुनून है उसको उसमें इजाफा होगा, इजाफा किया है मोदी ने डेलिबरेटली, या उसमें कम करने में मावन साबित हुई है? देखिए, मेरे हिसाब से मोदी की आज की जो तकरीर थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक तो ये कि हमें उसको एक जलसे की तकरीर ही समझना चाहिए, और जलसे की तकरीर में जब आप आवाम के साथ इस तरीके से राब्ते में होते हैं तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि गालिबन आप यानी नॉर्मल हालात में शायद वो ना करें, स्टेट्समैन के तौर पे ना करें, लेकिन जब आप पब्लिक इंटरेक्शन में होते हैं तो इस किस्म की गुफ्तगू, उस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने की। लेकिन उससे हट के दो मकसद तो बहुत वाज़ेह हैं जो कि हिंदुस्तान ने पिछले चंद अरसे से मेरे ख्याल में सोचे हैं, और खास तौर पर इस पिछले कॉन्टेक्स्ट में। एक तो ये कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना, और इसके बारे में एक लंबी गिरदान है जो कि उनके तमाम लीडर बोल रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान को किसी तरीके से टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। अच्छा, अब ये चीज दुनिया तो नहीं मानेगी क्योंकि दुनिया के अपने इंटरेस्ट हैं। सिर्फ भारत के कहने पे कोई पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये 1999 से ये मामला शुरू हुआ है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन वो जाहिर है कि अभी तक नहीं हो पाया। पाकिस्तान, बाकी दुनिया के अपने इंटरेस्ट हैं, अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ ये ताल्लुक इससे किस्म हुए। तो ये भी मकसद हो गए जिसके ऊपर भारत कंटिन्यूसली बात करता रहेगा टाइम। लेकिन फिलहाल ये चीजें जो उनकी तकरीर में हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। दो का आपने जिक्र किया। एक आपने ये कहा कि गुर्बत के खिलाफ लड़ना है, और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर मुकाबला करना है तो मुआशी तरक्की में करो हमारे साथ। ये मैं समझता हूँ कुछ एक टिल्ट है, एक डिलिबरेट टिल्ट है, ये डाउन स्केलिंग है ऑफ द रेटरिक जो कि पिछले 4-5 दिनों के अंदर रहा है भारत के अंदर। ये पहला वो नुक्ता था जहां पर मोदी साहब ने अपने जो फोकस है, जो मजमून था, जो सब्जेक्ट था, उसको तब्दील किया और वो उस मामले पे ले आए जो कि एक स्टेट्समैन टाइप चीज होनी चाहिए, जहां पर दोनों मुल्कों का वहां पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। एक चीज और उन्होंने कही है, वो ये थी कि हम अपने 18 जवानों की जो हिलाकत हुई है उसको भूलेंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी न किसी शक्ल में वो पाकिस्तान से इसका बदला जरूर लेंगे। अब दो ही रास्ते हैं, एक तो ये कि अक्रॉस एलओसी किसी जगह पे जाके कोई हदफ ऐसा हो जिससे वो करें, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या होगी उसके वो फैसला करना पड़ेगा। और दूसरा वही अफगानिस्तान वाला रास्ता कि किसी प्रॉक्सी के थ्रू, प्रॉक्सी अटैक के थ्रू पाकिस्तान के किसी ऐसे सेंट्रल जगह को अटैक किया जाए जहां पर वो ये बावर करा सकें कि अब हिंदुस्तान ने अपना बदला ले लिया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी जो तैयारी है वो मुकम्मल रखनी चाहिए अक्रॉस एलओसी के लिए खास तौर पे, और फिर मगरबी सरहदों से बहुत ध्यान देना चाहिए। हम बिल्कुल उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता यूं है कि ऐसा डाउन स्केल होगी अब रेटरिक इंडिया के अंदर, और यही दुनिया की एडवाइस भी होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शहजाद चौधरी साहब आपके एनालिसिस का। एजाज चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से शहजाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि हमें बहरहाल तैयार रहना चाहिए, पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए जिस किस्म की थ्रेट्स भारत दे रहा है, ऑल्दो के एक टिल्ट भी उन्होंने करार दिया आज की मोदी की स्पीच को, एक डेलिबरेट टिल्ट टुवर्ड्स के जी हम हालात को शायद नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेकर भी जाएं। आपको लगता है हम तैयार हैं, हमारी हुकूमत जो है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है, वो इस केस को, अपने केस को बेहतर तौर पे प्रेजेंट कर रही है, लड़ रही है? जी बहुत शुक्रिया नादिया। पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तानी कौम के बारे में आपको पूरे वसूख से बता सकता हूँ कि वो पूरी तरह किसी भी जहारियत का जवाब देने के लिए तैयार है, और वो पूरे अज़म के साथ अपनी आर्म्ड फोर्सेस की पुश्त के ऊपर खड़े हैं। और जिस अफवाज की पुश्त के ऊपर उसकी कौम खड़ी हो, मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत उसकी तरफ मैली आंख करके नहीं देख सकती। अलबत्ता ये बात
यानी अगर तो हम अपने घर में बैठ के करें तो मैं इस पे तबसरा करना चाहता हूं कि हमारे वजीर आजम साहब को जनरल असेंबली की तकरीर के फौरन बाद पाकिस्तान आना चाहिए था, और यहाँ पर जो लोकल ग्रीवेंसेज हैं, जो हमारी अंदरूनी सियासी इश्यूज चल रहे हैं, उनके ऊपर भी वो आके फौरी इकदाम करते, और इसके अलावा यानी ये साबित करते कि हम एक कौम की सूरत में पूरी अपोजिशन को, सारी कौमी जमातों को, सियासी जमातों को इकट्ठा कर लेते। मैं समझता हूं कि ऐसा अगर कोई भी इस मौके पे हुक्मरान करता, यानी जाने से पहले भी जब वो इजलास में जा रहे थे यहाँ से यूएन के, और आने के बाद भी, तो ये बहुत बड़ी एक भारत को हमारी तरफ से एक यूनिटी का और इत्तेहाद का मैसेज जाता, जिससे वो कमजोर होते। अलबत्ता इस बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि जिस रोज उड़ी का वाकया हुआ और 20 मिनट के अंदर अंदर भारत के मीडिया ने और उनके जिम्मेदारान ने यह कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने हमला किया है, उस वक्त से लेकर केराला की तकरीर तक, जिसमें मोदी साहब अपने यानी शर्मिंदगी का पसीना अपने माथे से पोंछते रहे, उस वक्त तक खासे हालात मेरा ख्याल है उन्हें अंदाजा हो गए हैं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने का नतीजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। लेकिन जरा मैं बात करूं, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि जो सियासी इंतशार, जो सियासी इश्यूज हैं, उनको भी एड्रेस पीएम साहब को करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है हम इस प्रोग्राम के अगले से मैं बात करूंगी कि सियासी इख्तिलाफात अच्छा ना हो, बेहतर ना हो कि हम किसी और मौके पर उठा के रखें। अभी जरा भारत आके दिखा रहा है तो उसकी आंखों में आके डाल लिया जाए, ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर रमेश कुमार, ये जो दो चीजें इंपॉर्टेंट सामने आई हैं, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, और एक आम तासुर भी यही है, कहना यही है कि जी वजीर आजम साहब को यूएन असेंबली के सेशन के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए था, आने के बाद एपीसी कॉल करनी चाहिए थी, और जाने से पहले कुंडी साहब ने जैसे कहा कि पार्लियामेंट को, अवाम को एतमाद में लेना चाहिए था। ये चीजें क्यों मिस हुई हैं? जरूरत नहीं थी या रह गई? पहली चीज तो ये कि मैं इस इशू के ऊपर बात करूंगा, फिर आपके सवाल की तरफ जाऊंगा। नरेंद्र मोदी की जो स्पीच, एक सियासी स्पीच जैसे जलसों में करते हैं, बिल्कुल उसने ऐसी सियासी स्पीच की है, और उसने पाकिस्तान को जो टेररिस्ट कह के जो पाकिस्तान को एक प्रेशर देना चाह रहे थे, ये काफ़ी अरसे से चल रहा था। इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हम कश्मीर जो इशू जो है वो यूएन के इजलास में हाईलाइट नहीं करेंगे पीएम साहब। मगर जब उनको पीएम साहब की सीरियसनेस नज़र आई, उन्होंने देखा कि वो पहले आज़ाद कश्मीर जाते हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत के जितने लीडर हैं उनसे मिलते हैं, यहाँ पे इनपुट लेते हैं, और उधर की स्पीच का जब उनको पहले ही हाल वाल मिल गया तो उन्होंने अपना दौरा भी कैंसिल कर दिया। तो एक तरफ तो ये जो टेररिस्ट वाली जो चीज थी, डॉक्टर रमेश कुमार, उनको पीएम की सीरियसनेस नजर नहीं आई। वो आज भी कह रहे थे कि पढ़ी हुई तकरीर, लिखी हुई तकरीर वो पढ़ रहे थे, अपने आकाओं की लिखी हुई तकरीर वो पढ़ रहे थे। भली कहें, मगर आपने देखा कि जो टिल्ट इनकी बातों में नजर आया है, आज से अगर 15 दिन पहले चले जाएं तो बॉर्डर के ऊपर फोर्सेस भेजना या इस आप इसको अपनी डिप्लोमेसी की फतह करार दे रहे हैं? मैं समझता हूं हमारी डिप्लोमेसी की फतह है। अच्छा। और हमने बिल्कुल कश्मीर के हवाले से, या आज जो रशियन फोर्सेस यहाँ पे आई हैं, जो एक ज्वाइंट, ये जो एक डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी ये होती है कि चाइना आज सपोर्ट कर रहा है, आज रशियन फोर्सेस यहाँ पे आ रही है, आज टर्की कह रहा है कि हम अपने इंडिपेंडेंट जो है वो भेजने के लिए वहां पे तैयार हैं। ठीक है, यही डिप्लोमेसी है। मेरा जो सवाल है ना, एक सेकंड डॉक्टर साहब, और दूसरी चीज, जंग जो है, जंग कभी इंडिया को सूट नहीं करती। डॉक्टर साहब सुने, ठीक है, जंग न्यूक्लियर, मेरी पहले बात खत्म हो जाए, आप अपनी बात। मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपना सवाल बात के लिए रखती हूँ और आऊंगी तो आपसे शुरू कर। नहीं, मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दें। ब्रेक कैसे, फिर बीच में टेम्पो टूट जाता है। बात सिंपल में, अभी इस वक्त कोई नया तनाजा नहीं है, ये वही चीज है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जो ये चाह रहे हैं नहीं हाईलाइट हो, तो उसकी वजह से हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। इस वक्त ऐसी कोई तनाजे की चीज नहीं है कि जंग की तरफ जाएं, और इंडिया को खुद पता है कि पाकिस्तान की फोर्स चालाक है, मगर पाकिस्तान की जो अवाम है ना, वो फोर्स के पीछे खड़ी है, और जिस फोर्स के साथ अवाम, जिस फीस के साथ, जिस फौज के साथ अवाम खड़ी होती है, ठीक है, वहां पे कभी शिकस्त जो है वो नहीं होती। और दूसरी नहीं, दूसरी पीएमएलएन की बात तो सुने, मुझे आपने अभी जो सवाल पूछा था वो सवाल ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे।
जिन्होंने प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुंडी साहब, इन्होंने जो बात की है डॉक्टर रमेश, आ रहे ना पहले आप जवाब आपका कंप्लीट हो जाए। जो आपने मुझसे सवाल पूछे थे तो मैंने आप अपनी बात वहां पे ये खत्म की कि इस तरीके से प्रेशर डालना, फाइटर जहाज लेना, हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं। मुझे बताएं, एपीसी कॉल करने की बात और पार्लियामेंट को एतमाद मिलने की बात। प्राइम मिनिस्टर साहब 3 दिन के लिए अपनी तबीयत का पहले जो शेड्यूल था 3 दिन के लिए लंदन गए, वो मंडे के दिन वापस आ रहे हैं, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि ये हमें नहीं सिखाएं, इनको प्राइम मिनिस्टर के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। जो इतने एक्सपीरियंस है, 3 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसके एक्सपीरियंस से सीखे। ये आज भी कराची गए हैं, अपने इस मार्च को कामयाब करने के लिए गए। आज भी ये कश्मीर इशू के ऊपर कोयटा ब्लास्ट होता है, खान साहब आते नहीं है। आज हमें एजाज चौधरी साहब ठीक है, अपनी बात होती है तो वो आ जाते हैं। एक सेकंड, इस पॉलिटिकल ब्लेम गेम से पहले मैं इस चैप्टर को क्लोज कर लूं। 26 तारीख को इजलास हमने क्यों बुलाया है? हमने इस वजह से बुलाया है कि ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। 26 तारीख के इजलास में डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है। आप मुतमईन हैं इनके जवाब से कि जी आ जाएंगे, वो मंडे को आ जाएंगे, लेकिन आपका वो वाला सवाल कि जाने से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए था, वही है। प्लस आज की जो एक टेल्स हम देख रहे हैं मोदी की, वो कह रहे हैं हमारी डिप्लोमेसी की ये फतह है। देखें, अब ये तो कुछ क्या कहेंगे और हाँ कहेंगे। मुझसे मैं बात कर लूँगा, आप इजाज़त हो तो? नहीं, मुझसे तो हाँ करेंगे आप। देखिए, उसमें आप डिप्लोमेसी क्या फतह है? आपकी इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर इस मुल्क में नहीं है। कौन फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त आप बताएं? वज़ीर आज़म ही चला रहे हैं, 2 एडवाइजर हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री को ये पता नहीं है किस एडवाइजर आपको यकीन है ये वज़ीर आज़म ही चला रहे हैं? मतलब फिलहाल वो मतलब है कि जो कागजी कार्रवाई है वो कागजों में जो है फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त वज़ीर आज़म साहब हैं। सही है। उसके बाद उनके 2 एडवाइजर हैं, एक मशरिक की तरफ जा रहा होता है, एक मगरिब की तरफ जा रहा होता है। फॉरेन ऑफिस को ये पता नहीं है कि हमने किधर जाना है, आखिर में वो फिर किसी और तरफ चले जाते हैं। जो बीच का रास्ता नहीं है, मतलब है कि डेफिनेटली आर्मी हमारी फौज चला रही है उनकी तरफ से। अब क्यों हम बीच का रास्ता और कहें तो कोई और चला रहा है, फलां चला रहा है, उनको मजबूरन चलाना पड़ेगा क्योंकि इनकी सूरत हाल देख के उनको इसमें अगर वो ना दे तो आज और हमारे साथ मसाइल होते हैं। मतलब आप इस बात से दूसरी बात करते हैं कि जो लिखी हुई तकरीर आज वज़ीर आज़म ने पढ़ी थी यूनाइटेड नेशन में, लिखी हुई तो डेफिनेटली वो तो वज़ीर आज़म साहब ने लिखी, वो तो लाइव आई मीन फौज की तरफ से लिखी हुई तकरीर जो फौज की उनके अपने एडवाइजरों ने उनको लिख के दी थी, फौज की तरफ से क्या लिखी आई थी। दूसरी बात ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर जब मुल्क से बाहर, आपने भी देखा होगा पिछले 5 साल जब जाते थे वो हमेशा पार्लियामेंट को एतमाद में लेते थे। उनके साथ डेलीगेशन भी आता था, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, हर पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा उनके साथ जाता था और वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर होती थी। इन्होंने न पार्लियामेंट को एतमाद मिला, न इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से कोई मशवरा किया, खुद गए हैं, जो इनकी अपनी किचन कैबिनेट होती है उन्होंने खुद ही जो चीज़ करनी थी की। उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि जी वो अब कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने चेकअप के लिए गए, कोई चीज़ के लिए गए, वो वहाँ पर उतरे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप सोशल मीडिया में कल परसों देख लेंगे, उसकी तस्वीरें भी आ जाएंगी कि वो कहीं शॉपिंग कर रहे होंगे, ठीक है। और फिर ये कह रहे मतलब मुल्क कहाँ क्या हो रहा है मुल्क में, और ये लंदन में बैठे हुए हैं। आज तो आज तक कि मतलब है कि मोदी से पहले हमारा एक जवाब इनकी तरफ जाता। आप कहते हैं कि जी मतलब जमहूरियत खतरे में, अगर हम पनामा की बात करते हैं जमहूरियत खतरे में हो जाती है, मॉडल टाउन की बात करो जमहूरियत खतरे में हो जाती है, नैब पंजाब में जाती है जमहूरियत खतरे में हो जाती है। अभी देखें लेकिन अब सवाल ये है कि अगर तहरीक-ए-इंसाफ रायबंद में जाएगी तो फिर क्या जमहूरियत खतरे में पाकिस्तान का देखें, पाकिस्तान जमहूरियत हमेशा इनके खिलाफ जो बात भी करो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। लेकिन पाकिस्तान का जब तक पॉइंट आएगा, चाहे जितने भी मतलब है कि हमारे इख्तलाफात होंगे, इंडिया के खिलाफ जो बात आएगी तो हम हमारे क्लियर स्टैंड है। लेकिन ये भी तो कोई चीज करे ना, इनका वज़ीर आज़म भी तो कुछ बढ़ के मारे ना, कोई बड़क तो मार ले, वो तो बड़क भी नहीं मारते कम से कम। ठीक है, वो बड़क नहीं मारते, लेकिन मोदी साहब बड़क मारते हैं। इससे पहले कि मैं एजाज चौधरी साहब के पास जाऊं और उनसे बात करूं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये हमारा अलमिया है नहीं है, लेकिन बहरहाल नरेंद्र मोदी ने आज खिताब में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और पाकिस्तानियों को मैसेज दिया है। वो मैसेज क्या था, जरा ये शॉर्ट सुनिएगा। अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनीस को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो। और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो डंग
ढंग से संभाल करके दिखाओ। एजाज चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं नरेंद्र मोदी की इस बात को? क्या ये सच है और क्या ये कड़वा सच है? नादिया, मैं एक आपसे बात अर्ज करता हूँ। अगर मियां साहब ने अपने यूनाइटेड नेशन की तकरीर के अंदर भारत की बरसा बरस से बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत, पिछली 2 दिहाइयों से कराची के अंदर मुदाखलत, फाटा के अंदर मुदाखलत, वो सारे सबूत के जो पाकिस्तान के पास हैं, कुलभूषण यादव का यहां से गिरफ्तार होना और सारा रिकॉर्ड उसका बताना, अगर वो इससे सरफे नजर ना करते और वो बताते कि ये सारी जो यहां पर अनरेस्ट है, यहां पर जितना इंतशार है, मैंने 3 जगहों का जिक्र किया है, वो सिर्फ यानी ये जो मोदी है बल्कि मूजी है, इसके सबब है। तो मैं समझता हूं कि आज मोदी को ये बात करने की जुर्रत ना होती। उसे पता होता कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी कौम को एतमाद में लिए हुए हैं और वो ये बता रहे हैं, अगर अल्ताफ हुसैन पिछले 20 साल से रॉ के एजेंट के तौर पे कराची के अंदर तबाही और बर्बादी लेके आ रहा है, तो मैं आज पूछना चाहता हूं वजीर आजम साहब से कि उनकी जुबान क्यों बंद है इसके ऊपर? क्यों बलोचिस्तान के अंदर पिछली हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी जब मरकजी हुकूमत में थी, वो बार बार बताते थे वजीर दाखिला कि भारत मुदाखलत कर रहा है। अगर ये सारी बातें हम उन्हें बताते तो आज मोदी ये ना कहते, उसे ये जुर्रत ना होती। हालांकि मोदी को ये खुद पता होना चाहिए कि भारत के अंदर को 25-26 अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और वो तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। ये जो असल में कश्मीर का मसला है, ये असल वो कुव्वत है। मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के लिए मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए कुव्वत फराहम करता है, इसलिए कि एक इंडिजिनस इंतफादा है। कश्मीर के अंदर लोग अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर ईस्ट तैमूर की मिसाल दुनिया के सामने मौजूद है तो हम आलमी ज़मीर को झंझोड़ सकते हैं कि वाई नॉट ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या उन कश्मीरियों को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी जिंदगी और अपने मुस्तकबिल के बारे में मैं जरा इस बात पर मैं डॉक्टर रमीज से जरूर बात करूंगी। और बेसिकली वो जो आपके सवालात हैं कि अगर वजीर आजम जाने से पहले एतमाद को, पार्लियामेंट को अपने एतमाद में ले लेते तो आज नरेंद्र मोदी को यह जुर्रत नहीं होती कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब होता और पाकिस्तान के अवाम को यह बावर कराने की कोशिश करता कि हमारी हुकूमतों से या हमारे लोगों से, हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे अपने ही मुल्क या अपने ही मुल्क के दीगर सूबे नहीं संभल रहे। इस पे अगर डॉक्टर रमेश को जवाब देना चाहे जरूर जवाब दें, लेकिन एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मैं जानूंगी कि जो इस बैनुल-अक़वामी तौर पे जिन चैलेंजेस का सामना है उस पर तो हमने बात की है, लेकिन जो मुल्क के अंदर सियासी इंतशार की जो फिजा है जिसमें पीपल्स पार्टी भी अब सामने आ गई, उसने कहा कि अगर बाकायदा तौर पर हमें दावतनामा मौसूल होता है रायवन मार्च का तो हम उस पर गौर करेंगे। कायरा साहब आज कराची में कह रहे थे, तो क्या पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल होगी और क्या इस जो बैनुल-अक़वामी या बैरूनी चैलेंज को देखते हुए पीटीआई अपने कहे से पीछे हटेगी कि फिलहाल आप बाहर के चैलेंजेस से निपट लें, अंदरूनी चैलेंजेस से बाद में निपटेंगे? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इससे पहले कि मैं डॉक्टर रमीज की तरफ जाऊं, सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ एजाज चौधरी साहब कि क्या आप इस वक्त बैरूनी इन चैलेंजेस को, भारत पाकिस्तान की टेंशन को देखते हुए क्या ये कोई पॉसिबिलिटी है, कोई इम्कान है कि आप अपनी मार्च जो है वो पोस्टपोन कर दें, ये सियासी इंतशार इस वक्त मुल्क में ना हो, बेहतर है एक यूनिटी का मैसेज जाए जिस तरह से आप चाहते भी हैं पीटीआई? देखिए नादिया, हम ये नहीं समझते कि अब तक अल्फाज की जंग मौजूद है और आज की केरला की भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर ने उन्हें पसपा होते हुए दिखाया है, इसलिए कोई ऐसी मुझे कैफियत नज़र नहीं आती है। अलबत्ता मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर वाक़तन कोई ऐसी कैफियत होगी तो हम पाकिस्तान में इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, पूरी कौम यकजान हो जाएगी। अभी कोई ऐसी सूरत नहीं है, इसलिए हम अपनी वो जद्दोजहद को जो गुज़श्ता 6 माह से जारी है और हुकूमत उसको संजीदगी से नहीं ले रही है, वो हम जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह 30 सितंबर तक हम बाकी सारी जमातों को दावत दे चुके हैं। पीपल्स पार्टी इस पहलू से और अपोजिशन जमातें इस पहलू से हमारे साथ हैं कि उनका मौक़िफ़ वही है पैनामा पेपर्स पे जो तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है और हम तवक्को रखते हैं कि इस मार्च के अंदर भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। और मैं आपसे इजाजत भी चाहता हूं। मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा चौधरी साहब। कायरा साहब ने आज कहा है कि अगर बाकायदा तौर पर दावतनामा मौसूल होता है तो कंसीडर करेंगे। आप पीटीआई के साथ बहैसियत अपोजिशन पार्टी खड़े हैं, लेकिन क्या उनकी रायवन मार्च के साथ भी खड़े हुए?
देखिए आज चेयरमैन के ने जो है सीनियर लीडरशिप जो कराची में मौजूद थी उनके साथ मीटिंग भी की है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी उसमें के अंदर थे, कायरा साहब भी मौजूद थे। उसके बाद कायरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो डेफिनेटली वहाँ पे डिस्कस हुआ होगा। तो कायरा साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि उसमें मीटिंग में डिस्कस हुई होगी, तो उसने बात की है। या आप PTI से कह रहे हैं कि आप मार्च मुलतवी करें मुल्क के लिए, तो वज़ीर-ए-आज़म लंदन के दौरे कर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, उसको कह नहीं रही, मैं पूछ रही हूं। अगर आप करें वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे जो है अपने प्लेयर ट्रिप्स कैंसिल नहीं करता और आप एक पार्टी से कह रहे हैं कि आप अपना जलसा नहीं, मैं कह नहीं रही, मैं पूछ रही हूं। मैं भी ये कह रहा हूं, मैं भी ये नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जी पहली चीज मैंने मुनाफिक लोग बहुत देखे, मगर मुझे ये मुनाफिक सियासत नज़र में जो है ना, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, मुझे भी 16 साल हो गए हैं इसी सियासत के अंदर पार्लियामेंट में। बात सिंपल में ये है कि वहाँ से ये बात करते हैं कि ऐसी कैफियत नहीं है, ये सियासी स्टेटमेंट है। फिर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट आना चाहिए। जब अपनी बात की जाती है कि भाई रायवन मार्च अगर ये सीरियस मैटर है तो आप अपनी रायवन मार्च जो है वो फिलहाल पोस्टपोन करें और आप इसी इशू के ऊपर असेंबली में या गवर्नमेंट के साथ बैठ के और फोर्सेस के साथ, मगर ये बात तो मोदी के यारों को पता होगा, तब इनको ये नजर आ जाती है कि ये कैफियत नहीं है। भाई खुदारा अवाम आपको देख रही है, हम हुकूमत के साथ ही बात करते रहे हैं 3 महीने। वो ये बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये इतना संजीदा मौजू नहीं रहा, अब एक टिल्ट नजर आ गया नरेंद्र मोदी का, तो हालात ऐसे नहीं है कि आप कम से कम एक पॉइंट के ऊपर हैं। लोग इंसान वो है, हम इसी पॉइंट लोग इंसान वो है जो सच बोलता है, इंसानियत के नाते जीता है। ये लोग जो अपने लिए जीते हैं वो इंसान नहीं होते हैं। उसके ऊपर अपनी राय दें, उसके ऊपर आके अपना जवाब देना चाहिए। वो तो देंगे, वो लाजमी है। प्राइम मिनिस्टर आपने तो कहा था कि कश्मीर के इशू के ऊपर बात नहीं होगी। जो इशू है डॉक्टर साहब 6 महीने पहले पनामा पेपर्स हुआ है, 3 आपने पूरी लंबी बात की ना, आपने पूरी, देखो आपको यहाँ ही सब्र नहीं होता ना, आपने पूरी लंबी बात की, फिर फैसल साहब ने बात की, मैंने कितने पेशेंस से सुना। ये होती है आपने सबसे लंबी बात की है। ये होती है इंसानियत। ठीक, आदमी कम से कम दूसरे को पेशेंस से सुने, फिर आराम से उसको प्यार से जवाब दे कि ये नहीं, ये अवाम भी अगर देखे। हम एक मीडिया के टॉक शो के ऊपर आते हैं, वहां पे भी ऐसी बात 1 घंटे के अंदर कर देते हैं, तो आप समझे कि ये सियासत किस तरीके से। आप एक तरफ वो कैफियत नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए। भाई हमें पता है कि गवर्नमेंट कैसे करनी है, हमें पता है कि कश्मीर के इशू को कैसे हाईलाइट करना है, हमें पता है कि हमारी फोर्सेस की किस तरीके से सपोर्ट करें, हमें पता है कि बॉर्डर की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। लेकिन 2-3 बातें पहले भी हमने की है, खिलाड़ियों ने नहीं की, दोनों पार्टी हम ही करेंगे। डॉक्टर साहब 2-3 बातें हैं जो ऑपोजिशन उठा रही है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि जिस तरह से एजाज चौधरी साहब ने कहा बलूचिस्तान के में इंटरफेरेंस का मामला आप लोगों ने नहीं उठाया, कराची में इन्वॉल्वमेंट का मामला आपने नहीं उठाया, कमीशन की बात आपने नहीं उठाई। पूरी तकरीर सुने तो टेररिस्ट एक्टिविटी बिल्कुल वहां पे हाईलाइट हुई है, जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल हाईलाइट हुई है। हमने हर चीज को कवर किया है। 20 मिनट का टाइम होता है, उस टाइम के अंदर ज्यादातर हमारा फोकस कश्मीर के ऊपर था, और ये चीज पहले ही हमने बान की मून को दे चुके हैं। हमने कश्मीर को इस तरीके से हाईलाइट किया कि जो दूसरे मुल्क के उन मुल्कों ने देख के हैरान हो गए कि ये बड़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और क्या बातें करता है। आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, या आप जो वो कहें कि नहीं प्राइम मिनिस्टर को ऐसे आना चाहिए। यार ऐसी बातें करके आवाम को बुरा नहीं करें। आप ये कह रहे हैं कि तमाम जमातों को आपने दावतनामे दे दिए रायवन मार्च के, और पीपल्स पार्टी आप समझ रहे हैं, आपने खुद से ये सोच लिया है कि वो आपके साथ खड़ी है, आपके साथ मार्च में भी होगी साथ। जी मैं तो ये समझता हूँ, यानी अगर कायरा साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके बाद भी दावत की जरूरत है तो हम इंशाअल्लाह ताला फौरन देंगे। इससे पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब अपोजिशन लीडर के जरिए इसकी दावत दे चुके हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूं महसूस होता है कि कोई तहरीरी दावत भी उन्हें दी जाए। तो इंशाल्लाह मैं आपके प्रोग्राम से फारिग होके मैं इंशाल्लाह चेयरमैन से बात करूंगा कि हम इसके ऊपर भी लाजमन अमल करेंगे, इसलिए कि जो अपोजिशन पनामा पेपर्स के ऊपर मौकफ रखती है वो यकसां है और हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं इस पे कुंडी साहब आपका जवाब ले लूँ। आप भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, क्या आप दावतनामे का इंतजार कर रहे हैं और अब मेंटली प्रिपेयर हैं कि जी आप प्राइवेट मार्च का हिस्सा होंगे? देखिए पनामा इशू पे तो अपोजिशन सारी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी है, उस पर तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि पनामा पे जो है हमें नहीं, तो पनामा पे ये एहतजाज हो रहा है ना, ये एहतजाज भी पनामा का हिस्सा है ना। एहतजाज जो हमने उसमें बहुत सी डिबेट हो चुकी है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने एक
अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि मैं जा रहा हूँ लाहौर और रायमंड की तरफ मार्च खुद से अनाउंस कर दिया था, खुद से अनाउंस किया, जिसमें ऑल पार्टीज में डिस्कस नहीं हुआ था। कायरा साहब ने भी रिसेंटली, क्योंकि अभी मीटिंग खत्म हुई है, मेरे उनसे अभी तक रब्ता नहीं हुआ, मैं डेफिनेटली उनसे भी रब्ता करूंगा। और अगर पहले भी, क्योंकि हमारे वाइस चेयरमैन ने यूसुफ गिलानी साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी, आज वहाँ पर एक पार्टी लीडरशिप मीटिंग हुई है, उसमें अगर डिसीजन हुआ है तो डेफिनेटली कायरा साहब एक जिम्मेवार ओहदे पे हैं और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या ये चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी रायवंड जाएगी? सियासत में तो बहुत से चांसेस हैं, सियासत में। कायरा साहब तो आज ये भी कह रहे थे ना कि हमारा चुटकी बजाने का काम है, अगर हम इस्तीफे देके बाहर आ जाए तो हुकूमत गिर जाएगी। ये तो आप मानेंगे ना, फिर हुकूमत डिरेल नहीं होगी, ये तो जमहूरियत डिरेल नहीं होगी। ये तो हम हुकूमत की बात करें, पार्लियामेंट की बात तो ये 2014 में जो बेचारे धरना देके 126 दिन बैठे थे, वो भी यही कहते थे। आप ये बात तो मानेगी ना कि हमारा तजर्बा पीटीआई से काफी ज्यादा है, हुकूमतें के खिलाफ एहतजाज का भी, हुकूमतें जो हैं हमने ARD और MRD कई से भी रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें। बिल्कुल है, तो हमें पता चलता है कि मतलब उन्होंने क्या करना, किस वक्त गिराना है, किस वक्त गिराना है और क्या करना है, किस वक्त गिराना है। जी एजाज चौधरी साहब, सुन ली आपने बात फैजल करीम कुंडी साहब की कि वो? जी मैं बात सुन रहा हूँ जी। असल में देखें नादिया, मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ इस बात के ऊपर कि आपको रमज़ान मुबारक के गुजरते साथ ही यूं लग रहा था कि पैनामा पेपर्स वाला मसला बैक बर्नर पे चला गया है और ये दोबारा PMLN के दोस्त जो हैं ये बगले बजाना शुरू हो गए थे, जबकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर यहाँ का वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब ये फरमाते हैं कि वो जो बहामास से जो लीक्स हुई हैं उस पर तो आप तहकीकात करें और पैनामा लीक्स को आप भूल जाएं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं बहुत बड़ी खराबी मौजूद है। इसलिए हम समझते हैं कि तहकीकात पहले पनामा की शुरू करनी चाहिए, फिर उसकी शुरू पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं, वो चल रही लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अगर गुजर होनी होती है तो हो चुकी होगी, बिल्कुल हो रही है FBI की तरफ से। दूसरी चीज ये कि अवाम जो है, अवाम PMLN के साथ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अवाम PMLN के साथ है और PMLN के साथ रहेगी। ये रायवंड मार्च भली ये करके दिखाएं और हमारी तो कर लेंगे, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे एहतसाब नहीं होता। 4-5 हजार लोगों को जैसे पहले लाहौर में इकट्ठा कर लिया, क्योंकि अवाम कोई एहतजाज नहीं चाहती है, अवाम इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से खुश है, तभी ये सारी। चलिए मैं प्रोग्राम को फिलहाल तो यहीं पे खत्म करती हूँ, अगर आपको कोई लास्ट कमेंट करने हो तो आप कर लें। देखिए रमेश साहब जो है ये हुकूमत में है और ये ऐसी बातें हुकूमत कम से कम नहीं कहती, हुकूमत जो है अपोजिशन को डायलॉग्स में एंगेज करती है। ठीक है, और हम भी कहते हैं कि इसका वाहिद हल यही है, मियां नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के नामों के नीचे खड़ा होकर कहा था कि मुझसे शुरू करें, तो मियां नवाज शरीफ से शुरू करें, अपने आप का हिसाब के लिए पेश करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फैसल करीम साहब आपका भी शुक्रिया, एजाज चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया। बात यहाँ पर यही है कि जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटना है, दुश्मन की आंखों में आंखें भी डालना है, लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी इंतशार अंदरूनी तौर पर है उसको भी फेस करना है। मामले का हल सिर्फ एक है कि वजीर आजम साहब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें, और अगर उनका दामन साफ है तो फिर उनको डर कैसा है, बारहा ये बात की जाती है, लेकिन बहरहाल डर है तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।